दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी गाइडेंस के कंप्लीट बैच एचएस प्री 2025 में। ये आपका पॉलिटी का 8 लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था वो था सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। आज हमें बात करनी है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में या पार्ट 3 में दे रखे हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझनी है, एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करता हुआ चलूँगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, एचसीएस का हो या यूपीएससी का या अदर कोई एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल राइट से ही पूछे जाते हैं। और इसका आपको एक एक क्लॉज ज़्यादातर याद रहना चाहिए। बहुत डीपली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में, मेंस में व्याख्या के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये जो भाग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। क्लियर हो गया? पहले तो हमारे संविधान में से प्रावधान कहाँ से कहाँ कर रखे हैं। ठीक, पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हुआ चलूँ, जैसे कि पार्ट 3 है हमारे संविधान का, भाग 3, टोटल भाग कितना है? टोटल भाग 22 भाग है। भाग 3 में हमें दे रखे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 था, मैंने जिसमें आपको बताया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ था, यूनियन के बारे में बताया हुआ था। सेकंड था जिसमें यूनियन टेरिटरी के, सेकंड था जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया हुआ था। थर्ड है जो जिसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया हुआ। ठीक है, इसमें हमारे आर्टिकल जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक के बीच में दे रखे हैं हमें। क्लियर होगा? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें दे रखे हैं। जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 है, 12 और 13, इसमें जर्नल के रूप में समझा रखा है आपको, साधारण इसको हम बोल देते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों में एक बात आती है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा काम नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, राज्य वो नहीं करेगा। तो राज्य क्या है? आर्टिकल 12, इसी को मैं इसमें वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। एक तो इसमें स्टेट के बारे में बता रखा है, स्टेट क्या है, राज्य क्या है। अगर हम राज्य की बार बार बात करें तो राज्य है क्या। आर्टिकल 13 है जो इसमें लॉ के बारे में बताया हुआ है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। विधि यानी कि लॉ क्या है, फिर ये तो एक एक चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट आ जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हैं कितने आपके? टोटल 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, 6 आपके फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, अब ये लिए कहाँ से? ये हमारा जो भारतीय संविधान है, इस मामले में हमने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेकर के इनको शामिल किया है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये नहीं है कि जो वहाँ पे प्रावधान है वो हमारे यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ से प्रेरणा लेकर के हमने इसको ले रखा है, जो वहाँ पर अधिकार का विधेयक जिसको बोलते हैं, अधिकार के विधेयक से प्रेरणा लेकर के हमने यहाँ पर अपने संविधान में शामिल किए हैं। जितनी विस्तृत और जितनी डिटेल में व्याख्या फंडामेंटल राइट की, मौलिक अधिकारों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की हुई है, इतनी वर्ल्ड के किसी भी संविधान में नहीं की हुई। जितना डिटेल में मौलिक अधिकारों को हमारे यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, अब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इन्हें क्यों बोला जाता है? एक तो ये बेसिक है, संविधान में ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ठीक है, ये, और दूसरा ये व्यक्ति के सभी तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा है इनको गारंटी दी हुई, संविधान के द्वारा इनके लिए गारंटी आपको दे रखी है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए ये जरूरी है इनके लिए संविधान के द्वारा। और इसका गारंटर कौन है? इसका अगर हम गारंटर करें तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आर्टिकल 32 के थ्रू अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो तो हम एक एक चीज़ समझेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 226 भी दिया हुआ है जिसमें हम रिट फाइल वगैरह करते हैं, जिसमें अन्य का भी हर फंडामेंटल है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो संविधान व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, संविधान में ये मूल है। और जितने भी आपके केस जुड़े हुए हैं, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ बनाम केस, ये सारे के, मेनका गांधी केस, ये सारे के सारे केस ज़्यादातर आपके फंडामेंटल राइट से ही जुड़े हुए हैं। दूसरा है एक न्यायोचित है, ये जस्टिएबल है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इनका उल्लंघन होने पर आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। जस्टिफाइड, जस्टिएबल है ये आपके लिए। ठीक है, यानी कि अगर इनका किसी का भी उल्लंघन हो सकता है। वैसे तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने आपको प्रेमबल में ही बताई थी, आगे हम डीपीएसपी में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो एक वर्णन के रूप में दे रखी है। अगर उनके लिए लॉ बनाया जाता है अलग बात है, अगर लॉ नहीं बनाया जाता तो आप उनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर आप इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्ट।
तो ये न्यायोचित है, जस्टिएबल है आपके लिए, ठीक है। वाद योग्य है, आप वाद ला सकते हो, डिबेटेबल है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर आप वाद ला सकते हो कि मेरे इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। दूसरा है, कुछ मौलिक अधिकार है जो हम आगे पढ़ें, कुछ हैं व्यक्ति के लिए और कुछ है नागरिकों के लिए। अब इसमें क्या फ़र्क है, व्यक्ति में आ जाता है, विदेशी भी आ जाता है, नागरिक भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है। तो व्यक्ति में बहुत सारी चीज़, अथॉरिटी आ जाती है, उनके भी हो सकते हैं अधिकार, ठीक है। नागरिक हैं जो सिर्फ सिटीजनशिप के लिए, सिटीजन के लिए मौलिक अधिकार। दूसरा एक ये है कि ये आपके राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए है। राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र कैसे, कि व्यक्ति के अधिकारों के लिए है ये, गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ है, व्यक्ति के विकास के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये असीमित हो, असीमित नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए दूसरे के मौलिक अधिकार का आप हनन कर दें। अब इसके द्वारा गारंटी किसे दे रखी है, इसका गारंटर कौन है, गारंटर कौन है, इसका गारंटी किसने दे रखी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है गारंटी। इसका जो संरक्षक है, इसका जो गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट है। ये चीज़ इसमें दे रखी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें आपको इसमें बता दी हैं कि संविधान के भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको दे रखे हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दे रखी है, स्टेट क्या होगा। आर्टिकल 13 में जो है लॉ की परिभाषा दे रखी है। फिर उसके आगे जो हैं वो हमारे 6 मौलिक अधिकार, 6 आपके मौलिक अधिकार दे रखे हैं। 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे पहले, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। लिए कहाँ से गए, हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर के, अमेरिका के संविधान से अधिकार विधेयक से प्रेरणा लेकर के हमें संविधान में शामिल कर रखे हैं, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए न्यायोचित है। आप इनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ हैं जो व्यक्ति को मिले हुए हैं, कुछ हैं जो नागरिकों को मिले हुए हैं, ठीक है। असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इसका गारंटर कौन है, इसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, इसका गारंटर कौन है, इनके द्वारा गारंटी किसने दे रखी है। एक तो संविधान में आपको मौलिक अधिकारों की गारंटी दे रखी है, लेकिन उसकी गारंटी का संरक्षक कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 आपके फंडामेंटल राइट हैं। एक एक चीज़ हम करेंगे। राइट टू इक्वालिटी है, जो है आपकी समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आपको दे रखा है 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। ये आप नोट कर लेना भाई। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी या समता का अधिकार, कई जगह समता लिखा होता है, ठीक है। आर्टिकल 12-13 मैं अभी आपको आगे क्लियर कर दूंगा जो अलग से है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि मोटा मोटी तो आपको वैसे ही रटे हुए होने चाहिए एक तरह से। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दे रखा है, ठीक है। बाद में हम इनको एक एक को क्लियर करेंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका दे रखा आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अभी एक विवाद हुआ था, अभी मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ पहले। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, जो वक्फ बोर्ड वाला मामला चला हुआ है, मुस्लिमों वाला जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो इसी आधार पर गए थे कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
ये भी उसी से जुड़ा हुआ मामला जो मैं वक्फ बोर्ड वाली बात आपको बता रहा था। ठीक है, ये है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक जो है वो धार्मिक रूप से भी हो सकते हैं, कल्चरल रूप से भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के रूप में भी हो सकते हैं। उनको अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने का अधिकार है, वो अपने उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं जो उनकी संस्थाएं हैं। ठीक है, और एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्लियर हो गया। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है आपका आर्टिकल 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, अब इसमें रह गया है एक तो आपका आर्टिकल 12 जो मैं आपको बता दूं जिसमें स्टेट की परिभाषा दे रखी है, और आर्टिकल 13 है आपका जिसमें लॉ की परिभाषा दे रखी है, क्योंकि इसमें बार बार आएगा कि राज्य ऐसा विधि नहीं बनाएगा, तो विधि और लॉ इनको पहले क्लियर कर रखा है। अब दूसरी बात आ जाती है, ये 6 आपके आर्टिकल दे रखे हैं। एक पहले 7th फंडामेंटल राइट होता था आपका, जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे लिख देता हूँ संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये था आपका आर्टिकल 31 में पूर्ण रूप से। हालांकि कुछ एक प्रावधान अभी क्लॉज उसके रह रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 31 के, लेकिन हम उसको ज़्यादातर पढ़ते नहीं है। आर्टिकल 31C हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब क्या गया, अब क्या बन गया है इसका, अब इसका बन गया है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 अमेंडमेंट किया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जनता दल की सरकार थी, तो उसने राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A या क कह सकते हो आप, इसमें शामिल कर दिया है। ये आपका भाग 12 में चला गया है। ठीक है, अब ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, या संविधान में दिया हुआ अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी से बोल सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार। तो पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट थे, अब आपके 6 फंडामेंटल राइट है। जो 7 वाला जो फंडामेंटल राइट है आपका, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अब इसको हटा दिया गया था, इसको लीगल राइट बना दिया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो थी जो गवर्नमेंट जब आपकी ज़मीन को एक्वायर करती है उसमें इसको लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या थी। संविधान जब लागू हुआ तभी से इसको लेकर के समस्या थी, बार बार इसमें अमेंडमेंट करने पड़े थे। उसमें कुछ क्लॉज हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 आपका आ गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 33, 34, 35 ये जो है ये हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स है इसके बारे में बता दूंगा। ये हैं जहाँ पर मार्शल लॉ वगैरह लगे होते हैं, ये हमारे अर्धसैनिक बल या सैनिक बल होते हैं जहाँ पर, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ के लिए ये आर्टिकल 2-3 इसमें दे रखे हैं। तो ये मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल आपको बता दिए हैं बेसिक। बाद में इनके बारे में, इनके क्लॉज के बारे में, एक एक के बारे में हम जानेंगे। तो 6 आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे जो आपको ये दे रखा है ये है भाग 3 आपका, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट जर्नल। इसमें आपके 12 आर्टिकल और 13 आर्टिकल, इसमें डेफिनेशन परिभाषा दे रखी है आपकी स्टेट की, और आर्टिकल 13 में आपको दे रखा है विधियां हैं जो लॉ हैं। ठीक है, जितने भी आपकी लॉ है इसको मैं एक एक को क्लियर करूँगा, आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। क्लियर है? पहले हमारे पास आ जाता है जैसे कि संविधान का भाग 3 मूल अधिकार साधारण परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य यानी कि स्टेट, द स्टेट, इसमें कौन कौन इंक्लूड है? राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद। अब आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है, इंक्लूड है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार का और संसद का क्या मतलब है? यहाँ पर अलग अलग क्यों? भारत की सरकार में आ गया वर्तमान में जो गवर्नमेंट जिसकी सरकार चल रही है, जिसको हम कार्यपालिका बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो सत्ता में है वर्तमान में,
जैसे कि अभी बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है जिसमें जो उसका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, जो उसकी पार्लियामेंट आ गया जिसमें संसद के दोनों सदन आ जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें विपक्ष भी आ जाता है, सरकार भी आ जाती है, सभी आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी लॉ बनते हैं वो तो यहीं से बनते हैं। तो राज्य में आपकी सेंटर की गवर्नमेंट आ गई और पार्लियामेंट भी आ गई। दूसरा है राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य की सरकार और विधानमंडल, क्लियर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, वहाँ की कार्यपालिका स्टेट की, जैसे हमारे हरियाणा की है, और यहाँ की विधायिका जो है, विधानमंडल जिसको हम बोल देते हैं, विधानमंडल इसलिए कई जगह विधान परिषद भी है, ठीक है। जो हमारे यहाँ विधायिका लेजिस्लेचर है उसके बारे में बात है, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है दोनों के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, जो वहाँ की कैबिनेट है या जो मंत्रिमंडल है, और जो वहाँ की विधायिका है जो बैठती है विधानसभा में, जो हमारे यहाँ की विधानसभा है, ठीक है, जो लॉ बनाती है। उसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, या तो हमारी टेरिटरी है, जो भी जितनी हमारी टेरिटरी है, जहाँ तक हमारा क्षेत्र है, और भारत सरकार की गवर्नमेंट है जो उसके नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये यहाँ पर जो दे रखा है अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में आपको दिखेगा नहीं, अथॉरिटी, जितनी भी अथॉरिटी आपको दे रखी है, अदर अथॉरिटी, यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है जिनको हम स्थानीय बोलते हैं, स्थानीय प्राधिकारी या लोकल, या आप इसे बोल सकते हो लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकारी। पहले आपको समझना है स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकारी में क्या आ जाएगा? स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी में आपकी पंचायत आ जाएंगी, नगर पालिका आ जाएंगी, नगर निगम आ जाएंगे, मतलब कि म्यूनसिपैलिटी आ जाएगी, पंचायत आ जाएगी, नगर पंचायत आ जाएगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन है। स्थानीय प्राधिकारी हमें उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटी। अब यहाँ पर सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ठीक है, अदर अथॉरिटी, ये जो अदर अथॉरिटी है इसको लेकर के मामला है, मेन जो है कोर्ट में लोग जाते हैं। अब ये जो डिसाइड करता है, ये करता है कोर्ट कि किसको माना जाए। जैसे कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिए हैं उसमें LIC को भी एक बॉडी माना है। इसमें LIC के बारे में आप सभी जानते होंगे, बीमा के बारे में। ONGC को भी माना है अथॉरिटी के रूप में, ठीक है। सेल को भी माना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बहुत सारे केस हैं इसमें, ठीक है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कहा तो मैं कुछ केस आपको PDF के रूप में भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये सभी के सभी हो गए। एक तो स्टेट में कौन कौन शामिल है, स्टेट में कौन कौन शामिल हो गए, यहाँ स्टेट की परिभाषा, क्योंकि इसमें बार बार स्टेट का मतलब आएगा, इस भाग के लिए है ये चीज़। हालांकि बाद में इन्हीं चीज़ों को आगे लागू कर रखा है। इस भाग के लिए स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब हो गया हमारे सेंटर की गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगी, स्टेट की गवर्नमेंट होगी, स्टेट की लेजिस्लेचर होगी, और भारत के अंडर यानी कि हमारे टेरिटरी के जितने अंदर जितनी भी अथॉरिटी है, यानी कि पंचायत होगी, नगर निगम हो, म्यूनसिपैलिटी होगी, ठीक है, या कोई बॉडी बना रखी है, ठीक है, जिसमें LIC आ गया, ONGC आ गया, सेल हो गया, क्योंकि इसके खिलाफ भी आप जा सकते हो। यहाँ पर भी आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो सकता है, ठीक है। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो आप किसके खिलाफ केस करोगे? या तो गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया है, ठीक है, या स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया है, या पंचायत आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, या फिर ये बॉडी हो सकती है, इनको स्टेट के रूप में माना गया। ये केस इसलिए आते हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों का आपके बहुत जगह हनन होगा, तो आप किसके ऊपर केस करोगे? ठीक है, तो आप किसके ऊपर केस करोगे? तो इनको एक स्टेट माना गया है। बहुत सारे केस हैं और बहुत सारी अदर बॉडी है। कई जगह तो यूनिवर्सिटी को भी एक वो माना गया, कई जगह नहीं माना गया, उसमें बहुत सारे केस हैं, ठीक है। तो मेन ये है, क्लियर हो गया। यहाँ स्टेट ये सभी के सभी स्टेट हैं आर्टिकल 12 के थ्रू इस संविधान इस पार्ट के लिए, भाग 3 के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 13 है, 13 है, इसमें दे रखा है लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन ए डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार
से असंगत और उनका अलिपीकरण करने वाली विधियाँ। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि जो विधियाँ हैं, अगर कोई विधि, कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती है, यानी कि असंगत है, उनसे असंगत है, अलग है, उनका अलिपीकरण करती है, उनको कम करती है, ऐसी लॉ के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें दो तरह के लॉ आपके बताएंगे। एक तो आ जाएगा जैसे कि लॉ इन फोर्स, इन्होंने लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, जो लॉ इन फोर्स, जिसको हिंदी में बोल रखा है प्रवर्त सभी विधियाँ। मैं आपको सिंपल उसमें बता देता हूँ पहले। प्रवर्त विधि, प्रवर्त विधि क्या होगी? लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स क्या कह रहे हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के समय या उसके पहले, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले जो भी विधियाँ बनाई गई और जो वर्तमान में लागू हैं, जो अभी भी लागू हैं, यानी कि संविधान लागू होने के बाद भी वो विधियाँ अभी भी चल रही हैं, विधि मतलब लॉ, ऐसे लॉ चल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रवर्त विधियाँ। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रवर्त विधि। अब वर्तमान में जो विधि है, वर्तमान में जो लॉ है, जो वर्तमान संविधान लागू होने के बाद जो लॉ बनाए जा रहे हैं, उनको सिंपल लॉ। और प्रवर्त विधि यानी कि लॉ इन फोर्स वो है जो वर्तमान में अभी लागू है, जो अभी लागू है और जो पहले बनाया गया है। ठीक है, अब आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें दे रखा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र यानी कि हमारे यहाँ जो टेरिटरी प्रवर्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिसमें इस भाग से असंगत है। यानी कि ऑल लॉ इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज दे इनकंसिस्टेंट with the provisions of the part shall to the extent of such a inconsistency be avoided। इसका कहने का मतलब ये है, भारत के संविधान लागू होने का समय, संविधान के लागू होने से पहले, यानी कि ये हमारा संविधान लागू हो गया, ये हो गया 1950, इसके पहले जितने भी लॉ चल रहे हैं और वर्तमान में चल रहे हैं, जब ये हमारा संविधान लागू हो जाता है तो जितने भी पहले से लॉ चल रहे हैं, अगर उनमें से कोई लॉ, अगर उनमें से कोई विधि, उनमें से कोई लॉ, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, उनके विरुद्ध जाता है, उनका उल्लंघन करता है, तो उस मात्रा तक वो उसको, जिसकी जैसे कहते हैं कि पॉलिटी में कहते हैं सर काट देना, उसको इस मात्रा तक ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कोई लॉ बनाया है, उसके इतने सारे क्लॉज दे रखे हैं, उसमें से सिर्फ ये 2 क्लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं, तो ये 2 क्लॉज शून्य हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएंगे, बाकी चलते रहेंगे। क्लियर होगी चीज़? अब तो ये है जो पहले से चली आ रही है। अब है क्लॉज 1 में है जो पहले से चली आ रही है, जो प्रवर्त विधि है, लॉ इन फोर्स है। सेकंड में है राज्य, यानी कि स्टेट की परिभाषा मैंने आपको बता दी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो इस भाग के द्वारा आपको अधिकार दे रखे हैं, राइट दे रखे हैं, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, या तो उनको छीन लेती है या उनको न्यून कर देती है, उनको मतलब कम कर देती है, ख़त्म कर देती है। और इस खंड के उल्लंघन की बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अगर ऐसा कोई लॉ बना देती है, पार्लियामेंट बना देती है, इंडिया की गवर्नमेंट बना देती है, किसी स्टेट की गवर्नमेंट बना देती है, फिर वही बात है कि ऐसे कोई लॉ बना दिया है, अगर उसका कोई क्लॉज, ये 2 क्लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ये शून्य हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कोई भी लॉ आप नहीं बनाओगे। देखिए, जो तो पहले से हैं उनके बारे में पहले बता दिया, जो संविधान के लागू होने से पहले प्रदत्त विधियाँ थी, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो संविधान का उल्लंघन करती है, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। और जो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधानों के अगेंस्ट जाती है। अगर ऐसी कोई विधि राज्य बना देता है तो उस परसेंटेज तक, अगर पूरा का पूरा लॉ ही फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है, अगर कुछ उसके भाग जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं तो वो शून्य हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें बता रखी है। तो ये है जुडिशियल रिव्यू के लिए न्यायिक सक्रियतावाद, जो कि हम बात करते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बार बार इन चीज़ों को मुख्य परीक्षा में भी ये चीज़ आती है। तो आर्टिकल 3 में ये है, ये देखेगा कौन? जैसे अभी कोई गवर्नमेंट या हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, ये जो वक्फ वाला मामला चल रहा है या और कोई मामला है, तो गवर्नमेंट देखती है कि ये कोर्ट देखेगा कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट,
ठीक है। गारंटर तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। मुख्य रूप से ये वही है, जुडिशियल रिव्यू वाली बात है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देती है तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या नहीं, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो ये जुडिशियल रिव्यू वाली बात यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके 3 में क्लॉज कर रखा है, क्लॉज में दे रखा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तर्क की संदर्भ से अपेक्षित न हो। इसमें दे रखा है कि विधि क्या है। अब विधि में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लॉ क्या है, इसमें लॉ क्या है, सिंपल लॉ की बात आ जाती है। लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि लॉ तो ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कह सकती है कि ऐसा हमने लॉ बनाया ही नहीं है। तो लॉ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा अध्यादेश। अध्यादेश को बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 में अध्यादेश के बारे में बता रखा है। अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जब हमारी संसद नहीं बैठती है, जब संसद का सत्र नहीं चलता। अब संसद के सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, आपने सुना होगा। संसद पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब पार्लियामेंट ना चल रही हो, संसद का सत्र ना बैठा हो, ठीक है, उस टाइम पे अकस्मात से ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए कि कोई लॉ बनाना किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट को पावर है, हालांकि कार्यपालिका की शक्ति होती है, वो सरकार की शक्ति होती है, तो उसमें ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है। तो बाद में जब पार्लियामेंट बैठती है तो वो उसके सामने रखा जाता है, वो उसको लॉ को लागू करती है या उसको हटा देती है, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्लियर हो गया। गवर्नमेंट कोई आदेश जारी कर देती है, ऑर्डर जारी कर देती है किसी तरह का, आदेश जारी कर दिया, उपविधि बना देती है किसी तरह की, या रूल बना देती है, कोई नियम बना देती है कि ऐसे आपको करना होगा, किसी चीज़ को रेगुलेट कर देती है, विनियम बना देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है, कोई नोटिफिकेशन तो आप समझते ही होंगे, या अधिसूचना जारी कर दे, सॉरी अधिसूचना नोटिफिकेशन हो गया, विनिमय मैंने आपको बता दिया, अधिसूचना हो गया, नोटिफिकेशन निकाल देती है, या रूढ़ी या प्रथा, यानी कि जो परंपरा से चली आ रही है, रूढ़ी और प्रथा, परंपरा से चली आ रही है। एक तो प्रथा चल जाती है, किसी ने कोई प्रथा लागू कर दी, बाद के लोग उसको अपनाते जा रहे हैं। रूढ़ी है जो किसी समाज में बहुत पुराने समय से लागू, एक परंपरा के रूप में ही होती है, वो पुराने समय से रूढ़ी के रूप में चली आ रही है कि हमारा लॉ है, हमारा कानून है, आदिवासी वगैरह में ज़्यादा होती है। तो ऐसी कोई रूढ़ी या प्रथा भी अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाती है, ये भी एक तरह का लॉ ही है, ये भी एक फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाती है, तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हो। तो विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई लॉ, कोई आदेश, कोई ऑर्डर जारी कर देती है, कोई रेगुलेट कर देती है किसी चीज़ को, कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है, कोई परंपरा के रूप में प्राचीन काल से कोई रूढ़ी चली आ रही है, कोई प्रथा बन गई है, ठीक है, ये सारे के सारे लॉ में आएंगे। इनके खिलाफ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर ये जाते हैं, इनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में दे रखा है प्रवर्ति, लॉ इन फोर्स क्या है, जो मैंने आपको पहले वैसे क्लियर कर दी है। इसमें वही चीज़ आपको दे रखी है। प्रवर्ति विधि है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले बनाई गई विधि है, जो इस संविधान के लागू होने से पहले बनाई गई है। ये पहले ही निरसित, यानी कि अगर पहले ही खत्म नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका प्रभाव इस भाग से पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों के प्रवर्तन में नहीं है, ठीक है, चाहे उसका जो प्रभाव है पूर्ण रूप से लागू नहीं है, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती है तो उसको उस मात्रा तक शून्य खत्म कर दिया जाएगा जो पहले से लागू, संविधान के लागू होने से पहले बनाई गई जो भी विधि है। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये बाद में जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, ये चीज़ बाद में जोड़ी गई। इस संविधान के अनुच्छेद की कोई बात, अनुच्छेद 368 में क्या है, आर्टिकल 365 में क्या है, इसमें है संविधान संशोधन, अमेंडमेंट। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे इसमें लागू किया था। ये जब केस में आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसको हालांकि क्लॉज को ऐसे ही रहने दिया गया, अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संविधान संशोधन का लागू नहीं होगी। इसमें कहने का अर्थ ये है, ये चीज़ इसलिए डाली गई थी कि जो बात हो रही थी, जो केस चल रहे थे उसमें उस टाइम पे, ठीक है, जब केस में आपको बताऊंगा तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें ये था कि क्या लॉ के अंडर संविधान संशोधन भी शामिल होगा, विधि के, जैसे कि इसमें दे रखा है बार बार, राज्य से कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, तो क्या लॉ के अंडर जो है अमेंडमेंट, संविधान संशोधन को भी शामिल किया जाएगा? संविधान संशोधन किस उसमें आएगा, लॉ में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पर सरकार, जैसे कि संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बता दिया, ख़त्म कर दिया था, संपत्ति का अधिकार
ख़त्म कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट और भी इसमें प्रावधान कर रही थी। तो कोर्ट के सामने ये मामला था कि संविधान संशोधन को कई बार तो मान लिया कि वो स्पेशल विधि है, उसको इस लॉ में शामिल नहीं किया जाएगा, ये जो विधि की परिभाषा दे रखी है। बाद में दिया गया कि इसमें नहीं संविधान संशोधन आप नहीं कर सकते, फंडामेंटल ऐसी कोई लॉ बना ही नहीं सकते आप। फिर केशवानंद भारती में केस आया था, उसमें कहा गया था कि हालांकि वो स्पेशल विधि है संविधान संशोधन वाली जो है, लेकिन आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है जो हमारे मौलिक अधिकार है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते संविधान संशोधन के द्वारा भी। हालांकि ये प्रावधान इसमें रह गया था, इसमें कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत उसके बाद भी आर्टिकल 21 वगैरह में बदलाव किए रखे हैं, ये स्पेशल विधि में आ जाता है। लेकिन ये भी न्यायिक समीक्षा से अलग नहीं है, इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी कि आप कहीं फंडामेंटल राइट या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि डेमोक्रेसी, इसको आप ख़त्म तो नहीं कर रहे। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो मामला है वो केशवानंद भारती केस में दिया गया था। केस में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और 13 आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि स्टेट की परिभाषा आपको आर्टिकल 12 में दे रखी है और आर्टिकल 13 में आपको लॉ की परिभाषा दे रखी है। इसके बाद आपके आ जाएंगे जो 6 फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे समानता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, शाम के टाइम मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।